पोरोसिटी देख ली थी ना अपन ने, पोरोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे पक्का? कैसा भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे, डरोगे तो नहीं? हाँ वो कर लेना, वहां पे हो जाएगी थोड़ा हाँ ऑप्शन से मैच हो जाएगा तो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो गलत आंसर आते हैं ना, जैसे कि आप माइनस नहीं करते, तो जो गलत आंसर फर्स्ट ऑप्शन होता है, वो फर्स्ट ऑप्शन ऑलमोस्ट रॉन्ग आंसर देंगे, जो आता है मैक्सिमम, जो बच्चे गलती करते हैं। तो एक बार चेक जरूर कर लेना ये वाला रिजल्ट, मेथड तो पता चल गया। आज हेडिंग लगाइए फैक्टर्स अफेक्टिंग सोइल पोरोसिटी। हाँ हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोइल पोरोसिटी। सोइल पोरोसिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग सोइल पोरोसिटी, अच्छा कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं? तो सोइल स्ट्रक्चर सोइल पोरोसिटी को फैक्टर अफेक्ट करेगा। स्ट्रक्चर, टेक्सचर, ऑर्गेनिक मैटर, सोइल डेप्थ, टिलेज, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप टाइप करेगा। कौन सी क्रॉप लगा रहे हैं वो भी करेगा, जैसे मेज एंड पोटैटो, ये जो क्रॉप है मतलब बहुत ज्यादा पोरोसिटी को रिड्यूस कर देता है। जिस क्रॉप लगाने के लिए जितनी ज्यादा आपको चाहिए क्या फील्ड प्रिपरेशन, वो उतनी ज्यादा उसका पोरोसिटी रिड्यूस होगा। ये बहुत सारे फैक्टर्स है, अपन एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर है अपना सोइल, सोइल टेक्सचर। सोइल टेक्सचर कैसे अफेक्ट करता है? जैसे जैसे सोइल टेक्सचर में जो सोइल पार्टिकल्स है वो फाइनर होंगे, छोटे पार्टिकल्स होंगे, जैसे टेक्सचर फाइन होगा वैसे वैसे पोरोसिटी बढ़ेगी। जैसे कि क्ले की पोरोसिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू सैंड, तो जैसे जैसे कोर्स टू सैंड की तरफ जाएंगे अपन, कोर्स टू फाइन की तरफ जाएंगे, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं सैंड टू क्ले की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे पोरोसिटी इंक्रीज होगी। जैसे अपन कोर्स से फाइन की तरफ टेक्सचर की तरफ जाएंगे, जैसे सैंडी टेक्सचर से क्ले टेक्सचर की तरफ जाएंगे, पोरोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सैंडी सोइल की सबसे कम पोरोसिटी होती है 30 to 40%, लॉमी सोइल की 50% पोरोसिटी होती है, और मैक्सिमम पोरोसिटी होती है क्ले सोइल की। कितनी? 50 to 60%। और आइडियल पोरोसिटी कितनी होनी चाहिए? 50% होनी चाहिए। कितनी पोरोसिटी होनी चाहिए? 50%। तो आइडियल किसकी होती है? लॉमी, और लॉमी इसलिए तो आइडियल है। ओके, लिख दिया। तो फर्स्ट फैक्टर कौन सा है? सॉइल टेक्सचर। सेकेंड अपन फैक्टर की बात करें तो सेकेंड अपना फैक्टर कौन सा है? सोइल स्ट्रक्चर। सोइल स्ट्रक्चर भी सोइल की पोरोसिटी को, पोर स्पेस को, वॉइड्स को अफेक्ट करती है। सोइल स्ट्रक्चर कैसे अफेक्ट करेगी? जैसे जैसे सोइल स्ट्रक्चर जो अपना प्लेटी या प्रिज्मेटिक टू ग्रेनुलर की तरफ जाएगी, स्प्रेडल की तरफ जाएगी, वैसे वैसे पोरोसिटी इंक्रीज होगी। यदि बात करें अपन प्लेटी की, तो प्लेटी की सबसे कम होती है पोरोसिटी, उसके बाद में आपकी सबसे कम होती है, उसके बाद में प्रिज्मेटिक,
उससे ज्यादा ब्लॉकी, बट सबसे ज्यादा और स्पिरिडल में भी सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा किसमें होगी? ये होते हैं पोरस और ये होता है नॉन पोरस या लेस पोरस। दो क्वेश्चन है इसमें से टेस्ट में, देख लेना इसको। ठीक है, इन तीनों के कंपेयर में बहुत ज्यादा होती है स्पिरिडल की। इन स्पिरिडल में बात करें तो ग्रेनुअल नॉन पोरस होती है और मोर पोरस कौन होती है? क्रम्बी। तो सबसे ज्यादा पोरोसिटी किसकी होती है? फिर इन तीनों की। ओके, लिख लिया? ओके, थर्ड नंबर, सोइल ऑर्गेनिक मैटर। सोइल में जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे तो क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज करेंगे, पोरोसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा पोरोसिटी होती है सोइल ऑर्गेनिक मैटर की। तो इसकी बल्क डेंसिटी बहुत कम होती है, और कितनी होती है? कितनी होती है बल्क डेंसिटी? मैंने लिखवा रखा है 0.5, नहीं लिखवा रखा? चेक योर नोट्स, कुछ पन्ने पीछे पलटो और जाओ बल्क डेंसिटी में और ऑर्गेनिक मैटर के देखो, तो कब याद करोगे यार तुम लोग हैं? तो ऑर्गेनिक मैटर की बल्क डेंसिटी कम क्यों होती है? क्योंकि पोरोसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। मोर देन 60% पोरोसिटी होती है ऑर्गेनिक मैटर में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर की पोरोसिटी सबसे ज्यादा है। एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, organic matter in soil increase the porosity। ओके, जैसे जैसे हम एडिशन करेंगे ऑर्गेनिक मैटर का, पोरोसिटी इंक्रीज होगी, और पोरोसिटी इंक्रीज होगी तो बल्क डेंसिटी डिक्रीज होगी 0.5। ऑनलाइन वाले बच्चे पढ़ रहे हैं घर पे रहकर, कॉलेज जाकर, घर वालों का काम करवा कर, और तुम यहां बैठे हो हैं? तो तुम्हें ज्यादा पढ़ना चाहिए ना, कि कम पढ़ना चाहिए? ज्यादा। सोइल ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होने पर पोरोसिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट, टिलेज से क्या इफेक्ट आएगा? टिलेज में इनिशियल में क्या होता है? इनिशियली इंक्रीज होती है। यहां पर अपन लाइट टिलेज करें तो इंक्रीज होगी, लेकिन हैवी एंड लॉन्ग टाइम टिलेज क्या करता है? क्या करता है? डिक्रीज करता है। अच्छा, क्वेश्चन आ जाए पडलिंग से क्या होता है? पडलिंग, अच्छा होता क्या है पडलिंग? हाँ, पेडी में करते, होता क्या है? हाँ, इसमें अपन क्या करते हैं, फॉर रिडक्शन ऑफ जो माइक्रोपोर्स होते हैं उनको रेड्यूस करने के लिए, मैक्रोपोर्स को रेड्यूस करने के लिए। क्यों करना है रेड्यूस? क्योंकि यदि मैक्रोपोर्स जितने ज्यादा होंगे, वाटर इन्फिल्ट्रेशन होगा, परमिबिलिटी ज्यादा होगी, पानी रुकेगा नहीं, अच्छा नीचे चला जाएगा। उसको अपन को तोड़ने के लिए, पोरोसिटी तोड़ने के लिए, पोरोसिटी को ब्रेक करने के लिए, आप कैपिलरिटी को
ब्रेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, हैवी मशीनरी से सोइल को कॉम्पैक्ट लेयर में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं पडलिंग। तो पडलिंग क्या होता है, तो पडलिंग सोइल को 3 फेज सिस्टम टू 2 फेज सिस्टम में कन्वर्ट करने का तरीका है। 3 फेज कौन कौन से होते हैं सोइल के, सोइल एयर, सोइल वाटर एंड सोइल सॉलिड्स। अब क्या करेगा, पडलिंग से एयर हट जाएगा पूरा, अब सिर्फ रहेगा सोइल वाटर एंड सोइल सॉलिड्स। तो 3 फेज सिस्टम टू 2 फेज सिस्टम में सोइल को कन्वर्ट करने का कौन सा मेथड है, किसमें करते हैं, पेडी में। तो पोरोसिटी क्या करेंगे, इसमें डिक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, तो इसमें पडलिंग से पोरोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। पडलिंग किसकी सहायता से करते हैं, पडलर, पेडी में पडलर के हेल्प से पडलिंग प्रोसेस करते हैं। और पडलिंग जो एक इंटरकल्टिवेशन प्रोसेस है, टिलेज ऑपरेशन है। ओके, और इससे भी क्या होगा, रेड्यूस होगा। लेकिन अपन नॉर्मली जो टिलेज करते हैं, नॉर्मली अच्छा टिलेज करेंगे इनिशियल स्टेज में, उससे अपनी जो पोरोसिटी है वो इंक्रीज होती है। लेकिन लॉन्ग टाइम तक करते रहेंगे तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, एक और बात बता देता हूं इसमें आपको। देखो, 2 टाइप के टिलेज होते हैं, एक होता है कन्वेंशनल और एक होता है कंजर्वेशन। कन्वेंशनल रिलीज का मीन है जो अपन करते आ रहे हैं सालों से, हैवी मशीनरी के यूज से, हैवी जो अपना जितना भी ब्लॉक के पीछे अपन बड़ी बड़ी जो भी है इक्विपमेंट वो जोत कर या हायर मशीनरी लगाते हैं, वो सारा कन्वेंशनल है। इसमें अपन सिर्फ सोइल की जुताई से मतलब रखते हैं, अपन को बाकी कोई मतलब नहीं। कंजर्वेशन टिलेज जो होता है उसमें अपन क्या करते हैं, कंजर्वेशन टिलेज में अपन 30% जो प्लांट का पोर्शन है, कितना परसेंट, 30% प्लांट रेजिड्यू वो अपन सोइल में लेफ्ट छोड़ देते हैं, सोइल में ही छोड़ देंगे। 30% रेजिड्यू से ओनली 70% जो प्रोड्यूस हुआ है वो अपन घर पे लेके जाएंगे। 30% को काटेंगे नहीं अंदर, लगभग अपने जो सोइल है उससे 1 to 2 सेंटीमीटर अबोव तक से अपन प्लांट को काटेंगे, बाकी वहीं छोड़ देंगे। और उससे क्या होगा, ये ऑर्गेनिक मैटर है और धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा, तो ऑर्गेनिक मैटर से क्या होगी, पोरोसिटी इंक्रीज होगी। तो ये जो है वो पोरोसिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज। लेकिन कन्वेंशनल सॉरी कंजर्वेशन क्या करता है, पोरोसिटी को इंक्रीज करता है। ये भी ध्यान रखना। और होता क्या है कंजर्वेशन टिलेज, in this system of tillage we left 30% plant residue in soil, only harvest 70% portion of plant। टोटली अपन जितना प्लांट प्रोड्यूस करेगा उसका 30% वहीं छोड़ के आ जाएंगे, कभी भी लेके नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा पंजाब हरियाणा के किसान नहीं करते। क्यों नहीं करते, पंजाब हरियाणा के किसान ऐसा करते नहीं, वो सारा रेजिड्यू लेके जाते हैं, 80% यूज करते हैं और 20% को जला देते हैं, और उससे दिल्ली का जो एटमॉस्फेयर खराब होता है, दिल्ली का पोल्यूशन ज्यादा होता है। ऐसा क्यों करते हैं, क्या मजबूरी है उनके साथ, क्या, अरे वो क्यों नहीं छोड़ते, क्योंकि इन छोड़ेंगे तो इनको डिकम्पोज होने के लिए टाइम चाहिए ना, तो महीने भर खाली छोड़ना पड़ेगा खेत को। लेकिन वो छोड़ते नहीं, वो हाथों हाथ दूसरी क्रॉप ले लेते हैं, तो खाली छोड़ने के लिए टाइम नहीं है, तो इसलिए वो जला देते हैं। जलाएंगे तो आज रात में जलाएंगे, सुबह तक सारा जल जाएगा, और 2 दिन बाद वापस अच्छे से मिक्स करके सोइल को जुताई कर लेंगे। तो इसलिए वो जलाना प्रीफर करते हैं। और जलाने से क्या होगा, 2 नुकसान है। एक तो इसका नाइट्रोजन कार्बन सारा उड़ जाएगा, नाइट्रोजन वॉलेटाइल होता है, नाइट्रोजन गैस के रूप में उड़ जाएगा, तो वो सोइल में नहीं मिलेगा। और सेकंड, पोल्यूशन होता है, इसलिए जलाना नहीं चाहिए रेजिड्यू को। इसके लिए आपको 1 महीना कम से कम टाइम चाहिए, क्योंकि सड़ने के लिए भी तो टाइम चाहिए, फिर आप कोई एग्रीकल्चर कर पाएंगे, नेक्स्ट अपन क्रॉप लगा पाएंगे। तो कन्वेंशनल टिलेज से पोरोसिटी डिक्रीज होती है और कंजर्वेशन टिलेज से। और व्हाट इज द कंजर्वेशन टिलेज, when the 30% of plant residue left in soil, this type of tillage is known as conservation। आप कुछ भी कीजिए, बस 30% प्लांट का रेजिड्यू वहीं छोड़ के आ जाइए। लिख दिया, तो अपन कितने फैक्टर हो गए, 4 हो गए।
क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न। अपन ओनली सिर्फ और सिर्फ सीरियल्स लगाएंगे हर साल तो उससे पोरोसिटी डिक्रीज होती है। या फिर अपन मेज कल्टीवेशन कर रहे हैं लॉन्ग टाइम तक, या फिर पोटैटो या टोबैको, इन तीनों को कल्टीवेशन हाइट चाहिए, टिलेज ऑपरेशन हाइट चाहिए, बहुत अच्छे से फील्ड प्रिपरेशन चाहिए। जितना ज्यादा फील्ड प्रिपेयर करेंगे पोरोसिटी क्या हो जाएगी, तो इससे डिक्रीज होती है। लेकिन सीरियल के साथ अपन पल्सेज लगा रहे हैं, या फिर अपन सीरियल के साथ अपन ऐसी क्रॉप लगा रहे हैं जो ज्यादा न्यूट्रिएंट नहीं एब्जॉर्ब करती, उससे अपना पोरोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। आ गया समझ में? और नेक्स्ट एंड लास्ट लिख दो सोइल डेप्थ। सिक्स नंबर पे लिख दो सोइल डेप्थ। क्या होगा सोइल डेप्थ, क्या इफेक्ट आएगा? जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी, ओके, as depth of soil increases, as depth of soil increase, porosity will be reduced. As depth of soil increase, porosity of soil will be reduced or decrease. Okay? तो आपको समझ में आ गया सारे, कोई दिक्कत नहीं, पक्का ना? कि तुम भी सुपरवाइजर वालों की तरह हो, उनको कसम दिलानी पड़ती है कि मेरी कसम है तुम्हें समझ में आया क्या, फिर वो बता अरे सर मुझे नहीं आया, बाकी सारे ऐसे बोलते हाँ सर आ गया, लिख लिया। ओके, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है, अपन क्या पढ़ रहे थे, सोइल फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे नहीं? सोइल पार्टिकल्स पढ़ लिए, सोइल टेक्सचर पढ़ लिया, स्ट्रक्चर पढ़ लिया, डेंसिटी पढ़ ली, पोरोसिटी पढ़ ली। नेक्स्ट है सोइल कंसिस्टेंसी। सोइल कंसिस्टेंसी, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन रहते हैं, बहुत टाइम तक रहते हैं, कंफ्यूजन क्लियर ही नहीं होता। कंसिस्टेंसी क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, क्रस्टिंग क्या होती है, कॉम्प्रेशन क्या होता है, कॉम्पैक्शन क्या होता है, ये बहुत सारे दिक्कत वाली चीज एक जैसी दिखती है। सोइल स्ट्रेंथ, सोइल कंसिस्टेंसी, सोइल प्लास्टिसिटी, सोइल कॉम्प्रेशन, सोइल कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्टनेस, ये सारे एक जैसे दिखने वाले टर्म्स है, लेकिन सब में डिफरेंस है। आप कंसिस्टेंसी समझिएगा। सोइल कंसिस्टेंसी से मतलब है कि अपन किसी सोइल को मॉडिफाई करना चाहते हैं, उस सोइल को अपन उलटना पलटना चाहते हैं, उनके स्ट्रक्चर को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो सोइल कितनी रजिस्ट कर रही है अपने मॉडिफिकेशन के अगेंस्ट, वो होती है उसकी कंसिस्टेंसी। मैं सोइल को ब्रेक करना चाहता हूं, कुछ सोइल के पेड़ को तोड़ना चाहता हूं, लेकिन वो सोइल का पेड़ कितना रजिस्ट करता है अगेंस्ट द मॉडिफिकेशन और रप्चर, वो क्या होता है, कंसिस्टेंसी। लेकिन यहां एक बात और ऐड होती है, ये सोइल स्ट्रेंथ भी होता है। सोइल की स्ट्रेंथ की जो डेफिनेशन है ना, वो भी यही है, द रेजिस्टेंस ऑफर बाय ए सोइल अगेंस्ट मॉडिफिकेशन और रप्चर। ये सोइल स्ट्रेंथ भी है और सोइल कंसिस्टेंसी भी है। लेकिन डिफरेंस क्या है, जब अपन कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तब अपन वेरियस मॉइस्चर लेवल की बात करते हैं। कि मान लीजिए पानी है सोइल में 0%, तो वो कितना रेजिस्ट कर रही है। पानी है सोइल में 50% पोर भरे हुए हैं, तब वो कितना रेजिस्ट कर पा रही है। और जब पानी 100% भरा हुआ है तब वो कितना रेजिस्ट कर पा रही है, वो तो है कंसिस्टेंसी।
और सिर्फ रेजिस्टेंस की बात करें तो वो सोइल स्ट्रेंथ, वो क्या है, सोइल की स्ट्रेंथ। सही बात समझ में। कंसिस्टेंसी क्या है कि अपन सोइल को तोड़ना चाह रहे हैं, सोइल में हल चलाना चाह रहे हैं, सोइल को अपन उलटना पलटना चाह रहे हैं, मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। सोइल से अपन सोइल को गीला किया और गीला करके अब मिट्टी का बर्तन बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वो मिट्टी का बर्तन बनने में जितना ज्यादा इजी शो होगा उसकी कंसिस्टेंसी उतनी ही कम, और जितना ज्यादा मिट्टी के बर्तन बनाने में अपन को डिफिकल्टी लगेगा मतलब उसकी कंसिस्टेंसी उतनी ज्यादा हाई है। आई बात समझ में। तो ये क्या है, ये है रेजिस्टेंस ऑफ ए सोइल अगेंस्ट मॉडिफिकेशन और रप्चर, तोड़ना या उसको बदलने के लिए एट वेरियस मॉइस्चर लेवल। डेफिनेशन लिख रहा हूं, वापस समझ लेना, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत सारे बच्चों को बहुत सालों तक समझ में नहीं आती। आई विश तुम्हें आ जाए। ये क्या है, ये है रेजिस्टेंस ऑफ सोइल अगेंस्ट मॉडिफिकेशन और रप्चर एट वेरियस मॉइस्चर लेवल। अलग अलग पानी के कंटेंट पर, अलग अलग वाटर कंटेंट में सोइल को अपन देखेंगे, सोइल मॉइस्ट अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट पे देखेंगे सोइल मॉडिफाई हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। हो पा रही है मॉडिफाई, इसका मतलब तो कंसिस्टेंसी नहीं है उसमें, और नहीं हो पा रही तो मोर कंसिस्ट सोइल है। आगे बात समझ। तो ये डेफिनेशन तो आप याद कर लीजिए। अच्छा, ये 8 वेरियस लेवल हटा दूं तो यही डेफिनेशन आपकी सोइल स्ट्रेंथ की हो जाएगी। ओके, तो ये डेफिनेशन लिख लीजिए, पहले तो लिख ली। फिर अपन लिखेंगे टाइप्स ऑफ सोइल कंसिस्टेंसी। लिखिए टाइप्स ऑफ सोइल कंसिस्टेंसी। जब तक जॉब नहीं लग जाते ना तब तक ये नोट संभाल के रखना, तब तक। ठीक है, आपके हर लेवल पर मैं बता रहा हूँ, कितने भी पूरे इंडिया लेवल का कोई सा भी एग्जाम दे देना, कोई सा भी, पंजाब एडीओ, हरियाणा एडीओ, राजस्थान का एओ, डबल एओ, एआरओ, डबल एआरओ, ये नोट्स तुम्हारे हार्ड लेवल पे काम आएंगे। पीजी में तो आएंगे ही हैं। हाँ, A1 में बता रहा हूँ, यदि तुम इनको पढ़ के सोइल से जेआरएफ भी देते हो तो आपका लगभग 70% से अब वो पोर्शन हो जाएगा। और उसके बाद मैं लास्ट क्लास में 2 बुक सजेस्ट करूंगा, वो पढ़ लेना, आपका जेआरएफ का एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से इन नोट्स को बनाना, क्योंकि बहुत सारा मैटर में पढ़ा नहीं सकता, मेरे पास लिमिटेशन है क्लासेस की। तो क्योंकि क्लास फिक्स है ना, तो उन्होंने फिक्स पेमेंट किया होगा, तो ये भी मुझे फिक्स पेमेंट करेंगे, और ये फिक्स पेमेंट करेंगे तो क्लास भी फिक्स होगी, तो इसलिए बहुत सारा सॉर्ट करना पड़ता है मैटर को। लिख लिया। अच्छा, आपको अच्छा इंसान लगता हूँ क्या मैं? यार अच्छे इंसान है, फ्री में पढ़ा रहे, समझ रहे हो? हाँ बस, कोई अच्छा नहीं होता है। हाँ, और स्कोप भी यही है, पीएचडी करने के बाद भी आपको पैसे के लिए पढ़ाना ही पड़ेगा। हाँ, पैसा बोल। अब लिखिए टाइप्स ऑफ सॉइल कंसिस्टेंसी। बहुत सारे सुपरवाइजर वाले बच्चे बोलते हैं सर आप तो बहुत अच्छे हो, तो क्या अच्छा वच्चा कुछ नहीं होता, पैसे जितने ज्यादा दोगे इतना में ज्यादा। ये तो हम तो वो है, वो नहीं होते उनके पास, ये लोग खेल खेलते हैं ना, उनके पास बंदर नहीं होते। हाँ, जितना ज्यादा वो छने वगैरह, जितना ज्यादा वो ढोल बजाते इतने ज्यादा उछलते हैं, तो वो मदारी के बंदर है। जितना ज्यादा फेंकोगे उतना ज्यादा नाच दिखाएंगे। नाच मतलब ज्ञान वाला नाच। टाइप ऑफ सोइल कंसिस्टेंसी। लेकिन होता क्या है कि अपने बात करें ना इंडिया में, तो इंडिया में क्या है कि शुरू से ही वो गुरु शिष्य वाली पद्धति चल रही है, तो पैसों को प्राथमिकता नहीं देके नॉलेज को देते हैं। तो बहुत बार ऐसे ही जो होते हैं ना लोग, वो अब पहले तो गुरुकुल वाला सिस्टम था, तो वहां पे क्या था, गुरु जी को चाहिए कुछ नहीं था, झोंपड़ी में रहते थे, ना लाइट का बिल आता था, ना पानी का बिल आता था, न गुरु जी के ज्यादा बच्चे थे, और गुरु जी के बच्चे थे भी तो वो पास वाले जो भी है मांग के ले आते थे घरों से, गुरु जी का गुजारा हो जाता था। अब लाइट का खर्चा आता है, पानी का आता है, पेट्रोल का आता है, सब कुछ खर्चा आता है, और गुरु जी सिर्फ मांग वाले खाने खाने पे निर्भर है नहीं, पेट्रोल भी भरवाना पड़ता है, और वहां में भोजन का ऑफर नहीं दे सकता पेट्रोल पंप वालों, चलो मेरे बच्चे लेके आए खाना, अपन दोनों बैठ के खाएंगे, तो वहां पैसे चाहिए, तो इसलिए अब पैसों वाला बातें आ गई। तो ये चलता रहता है, एजुकेशन सिस्टम चेंज होता रहता है, आगे आने वाले टाइम में क्या पता वापस गुरु जी गुरुकुलों में शिफ्ट हो जाए। टाइप ऑफ सोइल कंसिस्टेंसी। अब देखो अपन वेरियस मॉइस्चर लेवल की बात की, तो यदि मान ले अपन मॉइस्चर लेवल 0% कर ले, पानी हटा दे पूरा, तो कैसा कंसिस्टेंसी होगा? तो जब पानी 0% होता है उसको बोलते हैं
हार्श और हार्ड कंसिस्टेंसी, बहुत ठोस कंसिस्टेंसी है। अब उसको पानी के बिना अपन मॉडिफाई कर ही नहीं सकते, तो ऐसा में अलग अलग सोइल में अलग अलग होगा। जैसे सैंडी की हार्श कंसिस्टेंसी बहुत इजीली अपन मॉडिफाई कर लेंगे, लेकिन क्ले की हार्श कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें अपन को क्या है, इसमें है ये बिल्कुल ड्राई कंडीशन की सोइल है। कैसी है? ड्राई कंडीशन। और मैं जब सोइल वाटर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पीएफ पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? पीएफ। पीएफ कॉन्सेप्ट गिवन बाय सोफील्ड। और ये कॉन्सेप्ट मैं वहीं पढ़ाऊंगा ताकि आपको वहां अच्छे से समझ में आए। और मैं यहां पे पीएफ लिखवा रहा हूं, तो जो हार्श एंड हार्ड कंसिस्टेंसी होती है उसका पीएफ होता है मोर देन 4.5। कितना होता है? मोर देन 4.5। वो मैं बता रहा हूं ना, सोइल वाटर पढ़ाऊंगा उस दिन पढ़ाऊंगा। आपको यहां जानना है तो मैं बता देता हूं सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए कि अपन बात करते हैं सोइल जो पार्टिकल होता है वो वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा रहता है। और जब दो चीजें जुड़ी रहती है ना, कोई ना कोई फोर्स लगा होता है उनके बीच। फोर्स टू टाइप के होते हैं सोइल के अंदर, एक होता है कोहेशन, एक होता है एडेशन। सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कोहेशन और नॉन सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स एडेशन। तो सोइल एंड वाटर के बीच में कौन सा फोर्स होता है? एडेशन फोर्स होता है। तो एडेशन फोर्स से मतलब यदि मुझे सोइल को वाटर से अलग करना है, वाटर को सोइल से अलग करना है, तो मुझे वो फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा जितना फोर्स सोइल ने वाटर पे लगा रखा है। अब मुझे इस पेन को तुम हटाना चाहते हो मेरे हाथ से, तो तुम्हें उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जिस फोर्स से मैंने इसको पकड़ रखा है। तो फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो चीज हट के तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। या फोर्स मोर देन इस फोर्स, जिस फोर्स से होल्ड कर रखा है उससे मोर देन फोर्स तुम लगा लोगे। जैसे मेरा ये हाथ इस फोर्स पे लगा रहा है और इतना ज्यादा फोर्स लगा ले तो ये हट के इस हाथ में आ गई। ऐसे ही सोइल से मुझे वाटर को अलग करना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना फोर्स? जितना एडिशन फोर्स है। ठीक है, तो अब उस फोर्स को अपन वाटर पोटेंशियल और टेंशन में अपन शो करते हैं। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है बार। प्रेशर का यूनिट जो होता है बार। और 1 बार जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1000 सेंटीमीटर क्या है कि मान लीजिए मेरे इस सरफेस पर एक बार बल लग रहा है, प्रेशर एटमॉस्फेयर का। कितना? एक बार। इसका मतलब इतना बल लग रहा है कि मैं 1000 सेंटीमीटर तक, 1 सेंटीमीटर की जो ट्यूब है ना 1 सेंटीमीटर की, उसको 1000 सेंटीमीटर तक भरूं। कितने सेंटीमीटर तक? तो जितना भार लगेगा उतना वो एक बार है। भार है, आई बात समझ में? तो एक बार कितना बराबर होता है? 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर। और यदि मैं 1000 का लॉग ले लूं, क्या ले लूं? लॉग, तो मेरे पास आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा? 3। इसका मतलब 1000 सेंटीमीटर और 3 ये दोनों बराबर है। और लॉग लेने का मतलब है 1 का लॉग होता है 0, 10 का लॉग होता है 1, 100 का लॉग होता है 2 एंड 1000 का लॉग होता है 3, 10,000 का 4, लाख का 5, 10 लाख का 6, करोड़ का 7, 10 करोड़ का 8, अरब का ऐसे। और ये लॉगरिदम अपन 11th-12th की फिजिक्स में मैथ्स में पढ़ते थे। नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन इज नोन एज पीएच। तो ये लॉगरिदम होता क्या है? बड़ी बड़ी जो डिजिट होती है उनको छोटा बनाने में लॉगरिदम लेते हैं, लघु गुणक कहते हैं, छोटा गुणक, छोटी संख्या। तो ये सब अपन वाटर में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि अभी बाहर भी नहीं पता, फिर सेंटीमीटर पता होने में थोड़ा समय लग जाएगा, और समय लग जाएगा तो छूट जाएगा, ना यहाँ समझ में आएगा ना वहां समझ में आएगा। तो आप यहाँ सिर्फ इतना लिख लीजिए कि इसका पीएफ होता है ना वो मोर देन 4.5 होता है। अरे पीएफ मोर देन 4.5 क्यों होता है ये में? अच्छा, हार्श में क्या होता है? वाटर नहीं होता ना, बहुत कम होता है। इसका मतलब मोर देन 4.5 पीएफ पर पानी 0%, मतलब पानी बहुत कम होता है। पानी क्या होता है? बहुत कम। अच्छा, ये टाइप ऑफ सोइल कंसिस्टेंसी जो है वो दी किसने थी? तो याद रखना अटरबर्ग ने। क्या नाम था? अटरबर्ग। फर्स्ट नंबर पे हार्श एंड, सेकेंड नंबर पे है फेबल और सॉफ्ट कंसिस्टेंसी। ये कब आती है पहले समझ लीजिएगा। ये कब आती है? जब सोइल मॉइस्ट होती है। कैसी होती है? मॉइस्ट सोइल होती है, मतलब थोड़ा सा पानी होगा। और ये जो कंसिस्टेंसी है वो है बेस्ट फॉर टिलेज ऑपरेशन।
जब अपन टिलेज करना चाहें तो अपन हार्ड में मत कीजिए, आप थोड़ा सा पानी दीजिए फिर टिलेज कीजिए, क्योंकि जैसे ही पानी देंगे कंसिस्टेंसी क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, और कम हो गई तो अपन इजीली टिलेज, अच्छा इसमें और इसमें टिलेज करना तो ज्यादा रेजिस्टेंस कहाँ होगा और यहाँ क्या होगा, तो इसलिए टिलेज क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा पानी बढ़ भी गया तो फिर अपन टिलेज, पानी ज्यादा है कीचड़ हो गया तो टिलेज कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट है किसके लिए, टिलेज के लिए। सोइल कैसी होती है इस टाइम, मॉइस्ट होती है, मतलब पानी ऑलमोस्ट जो माइक्रो पोर्स होते हैं वो पानी से भरे होते हैं, और इसमें जो पीएफ होता है वो होता है 4.5 टू 2.8, कितना होता है ये लिख लीजिए। हाँ ये रोहित मीना बता रहा ना, ये बच्चा एग्रोनॉमी से कर रहा है जेआरएफ की तैयारी, और तुम जब जेआरएफ की तैयारी करोगे ना किसी भी सब्जेक्ट से, तो तुम पता चल जाएगा कि सोइल के जो ये नोट्स में लिखवा रहा हूँ ना, आप किसी एक बुक में है ही नहीं, ठीक है, और एक बुक का मैं मैटर भी नहीं लिखवा रहा, ये मैटर आपको लगभग 10 बुक ढूंढोगे तब जाके पूरा मैटर मिलेगा। और एक्चुअल में ये मेरे जेआरएफ के, एसआरएफ के, मेरे पीजी के, मेरे यूजी के नोट्स ये जो मैंने पढ़े, ठीक है, जो कोई भी बच्चा मेरे से पैसे देकर नहीं खरीद सकता, तो खरीदता तो अब तक खरीद लेता ना, तो इसलिए पैसों से मत तोलना। बहुत जल्दी अपने खुद के इंस्टीट्यूट के नोट्स निकाल देंगे अपन, जो मेरे नोट्स हैं उनको कन्वर्ट करा के बढ़िया नोट्स पीजी के लिए, एओ के लिए, और डबल एओ के और एओ के लिए, ताकि वो आपके काम आ जाए। तो संभाल करके ये जो बुक निकाल देंगे, इस बार तो आपको प्रिंटेड नोट्स दे देंगे, अगली बार से बुक देंगे बच्चों को। यही पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, सोइल में सिर्फ सोइल के क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जनरल एग्रीकल्चर के, वो ऐसे अलग अलग नहीं आते, मिक्स में आते 120 क्वेश्चन, और लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आएंगे और बाकी के क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट के आ जाते हैं। पढ़ना पढ़ना आपको बुक से पड़ेगा, अलग अलग बुक से, और पहले सिलेबस डाउनलोड कीजिए और फिर अलग अलग बुक्स रेफर कीजिए सब्जेक्ट के लिए। आपको जो सब्जेक्ट, एग्रोनॉमी बेस्ट है आपके लिए सोइल बेस्ट है, आपके लिए इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन वगैरह बेस्ट है, निमेटो एंटो बेस्ट है, प्लांट फिजियो बेस्ट है, प्लांट पैथो बेस्ट है, तो ये जो भी आपको सब्जेक्ट अच्छा लगे। हॉर्टिकल्चर वगैरह थोड़ा सही नहीं रहता अपने लिए, क्योंकि अपन इतना पढ़ नहीं पाते हॉर्टिकल्चर के अलग से यूनिवर्सिटीज है, तो वो, हाँ यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे 30 कोर्स चल रहे हैं और अपन 5-6 कोर्स पढ़ रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा बैठ नहीं पाता। और बच्चे लगाते हैं वैसे तो 3-4 साल तैयारी करें, 2 साल तैयारी करें, लग जाती है, लेकिन थोड़ा, और प्लांट ब्रीडिंग अपने लिए थोड़ा टफ पड़ जाता है। एग्रीकल्चर प्योर बच्चे जो होते हैं ना, उनके लिए प्लांट ब्रीडिंग भी टफ होता है। क्यों? तो प्लांट ब्रीडिंग में फिर आपका वो लेवल आता है जो प्लांट ब्रीडिंग अच्छे से, आप पिछले साल के 4 साल के पेपर उठा के देखो प्लांट ब्रीडिंग के, अपन सब बच्चों को हवा भी नहीं लगेगी, अपन को लगेगा नहीं कि पेपर कहाँ से रहा है, ठीक है, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। लिख लिया? तो 2 तो हो गई आपकी, टोटल है कितने टाइप की, 5 टाइप की, ठीक है। फर्स्ट होगी हार्श एंड हार्ड कंसिस्टेंसी, यहाँ पे ड्राई कंडीशन की सोइल होती है, बहुत कम पानी होता ही नहीं। मोस्ट कंडीशन की होती है फेबल और सॉफ्ट, ये बेस्ट होती है टिलेज के लिए। थर्ड नंबर पे आपकी है प्लास्टिक कंसिस्टेंसी। कौन सी है? प्लास्टिक। अब इसमें क्या होता है, इसमें अपन पानी थोड़ा बढ़ा लिए, इसमें पानी जो होता है वो फेयरली वेट होती है, ज्यादा भी नहीं होता लेकिन बिल्कुल मोइस्ट भी नहीं होती, फेयरली वेट सॉइल होती है। पानी इतना होता है कि पानी अपन को ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसा हाथ दिखना, अपन जो बहुत ज्यादा जोर लगाएंगे ना तो ऐसे थोड़ा सा कीचड़ जैसा बन जाएगा, लेकिन बाकी सूखी सूखी सी लगती। ऊपर होती है ना एक सोइल होती है जिसमें आप ज्यादा मारेंगे पीटेंगे तो थोड़ा सा पानी बाहर आ जाएगा, बाकी उसके सारे पोर भरे हुए होते हैं सोइल वाटर से। ये जो कंसिस्टेंसी इसमें अपन टिलीज नहीं कर सकते क्योंकि पानी ज्यादा है टिलीज से, लेकिन इसके ये जो कंसिस्टेंसी है वो पडलिंग के लिए बेस्ट है। जो पडलिंग ऑपरेशन करते हैं वो इसी कंसिस्टेंसी पे करते हैं। पडलिंग के लिए बेस्ट कंसिस्टेंसी कौन सी? प्लास्टिक कंसिस्टेंसी। और इसमें जो पीएफ होता है वो होता है आपका 2.8 से लगाकर 0.5 तक। इसका मतलब जैसे जैसे पीएफ रेड्यूस हो रहा है वाटर कंटेंट बढ़ रहा है। एक बात तो समझ में आ गई होगी कि पीएफ वाटर कंटेंट का
इनवर्स प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे पानी घटेगा पीएफ बढ़ेगा, जैसे जैसे पीएफ घटेगा पानी बढ़ेगा। और नंबर की बात करें तो स्टिकी कंसिस्टेंसी। अब क्या है, अब अपन यदि सोइल को हाथ में उठाएंगे तो हाथ के वो चिपक जाएगी। कैसी हो जाएगी? एकदम कीचड़ हो गया है, अब अपने हाथ पे वो चिपक जाएगी, पूरा का पूरा हाथ अपना गंदा हो सकता है, सोइल अपने स्टिक हो सकती है, वो होती है स्टिकी कंसिस्टेंसी। मतलब वाटर कंटेंट बढ़ गया है, अब कीचड़ बन गया है। तो ये क्या होती है? वेरी वेट सोइल। बहुत ज्यादा वेट है, पानी बहुत ज्यादा है इसमें, और इस पे जो कंसिस्टेंसी अपना पीएफ होता है वो होता है 0.520। पानी बहुत ज्यादा हो गया। एंड लास्ट वन इज 5 नंबर पे है विस्कस कंसिस्टेंसी। अब ये जो पानी है इतना ज्यादा हो गया है कि अब ये पानी और मिट्टी दोनों मिक्स होकर बहने लग गए। मडी जो होता है ना, कीचड़ बहने लगता है, पानी इतना ज्यादा होता है उसके सरफेस में बह रहा है, साथ में सोइल को भी लेके जा रहा है। ये अपनी क्या होती है? विस्कस कंसिस्टेंसी। ये होती है अपनी सैचुरेटेड सोइल या वाटर लॉग्ड सोइल। अब अपना पानी बहुत ज्यादा है और इसका पीएफ जो होता है वो होता है 0। इसका मीन है 0 पीएफ पे मैक्सिमम पानी होता है सोइल। आगे बात समझ में? लिख दिया? लिख दिया 500 टाइप की? तो 500 टाइप की एक बार वापस बोल लीजिए। हार्ड कंसिस्टेंसी, फ्रीबल और सॉफ्ट कंसिस्टेंसी, प्लास्टिक, स्टिकी, विस्कस। विस्कस मैक्सिमम पानी, फिर जैसे जैसे पानी घटेगा विस्कस से थोड़ा कम होता है आपका स्टिकी में, स्टिकी से कम है प्लास्टिक में, प्लास्टिक से कम है सॉफ्ट फ्रीबल में, और सबसे कम है हार्ड। हार्ड से अपन टिलेज नहीं कर सकते, टिलेज के लिए बेस्ट है सॉफ्ट एंड फ्रीबल, पडलिंग के लिए बेस्ट है आपकी प्लास्टिक, स्टिकी होती है वेरी वेट सॉइल, और सैचुरेटेड सॉइल होती है आपकी विस्कस। विस्कस में पानी और सॉइल आपस में मडी होकर बहने लगते हैं, फ्लो होते हैं। ओके, लिख लिया? अच्छा, अब कंसिस्टेंसी के लिए कितने फोर्स रेस्पॉन्सिबल है? तो लिखिए फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल कंसिस्टेंसी। फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल कंसिस्टेंसी। हाँ, दलदल हो सकता है, विस्कस का एग्जांपल होता है दलदल वाली जो सॉइल होती है ना, कीचड़ एकदम, वो वाला। और सॉइल कंसिस्टेंसी के लिए जो फोर्सेज रेस्पॉन्सिबल है वो 2 टाइप के फोर्सेज है। फर्स्ट वन इज कोहेशन एंड सेकेंड वन इज एडेशन। कोहेशन, attraction between same या similar molecules, and addition mean attraction between unsimilar molecules। सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो कोहेशन, और अनसिमिलर या नॉन सिमिलर आपस में चिपक रहे हैं तो क्या है? एडेशन है। अच्छा, कोहेशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन बिटवीन सोइल एंड सोइल और वाटर एंड वाटर, तो है कोहेशन। और अट्रैक्शन बिटवीन सोइल एंड वाटर, एडेशन।
ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए सोइल प्लास्टिसिटी। ये अपने हो गए कितना, 6। 7वीं सोइल प्रॉपर्टी है सोइल प्लास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी क्या होती है? तो कंसिस्टेंसी तो क्या है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट रप्चर और मॉडिफिकेशन एट वेरियस लेवल, ये तो है कंसिस्टेंसी। और जो प्लास्टिसिटी होती है वो होती है कि यदि कोई सोइल किसी मॉडिफिकेशन के लिए या किसी को अपन यदि चेंज करना चाहे, उसको रप्चर करना चाहे, उसको मॉडिफाई करना चाहे, तो कितना इजीली मॉडिफाइड हो जाती है, वो उसकी प्लास्टिसिटी। वो क्या है, प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ सोइल पार्टिकल्स या सोइल इनटू एनी शेप एंड द शेप इज, जो शेप है ना वो बना रहेगा आफ्टर अपन फोर्स हटा लेंगे तब भी। जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो अपन ने बर्तन बना दिए, बना के छोड़ दिए, फोर्स हटा दिया अपन ने, जो कुम्हार था वो कुम्हार ने जितना लगाना था लगा लिया, अब उसने छोड़ दिया, तो मिट्टी का बर्तन ढह गया वापस, तो उसमें प्लास्टिसिटी 0 है। लेकिन मिट्टी का बर्तन बना रहा जिस शेप में अपन ने डाला, तो मतलब उसकी प्लास्टिसिटी क्या है, हाई है। क्या है, हाई है। तो प्लास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी होती है मॉडिफिकेशन ऑफ सॉइल into any shape and modification of soil into any shape and shape will not collapse after force removal। जब अपन फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो मॉडिफिकेशन जो है वो शेप है वो कोलैप्स नहीं होता या फिर ब्रेक डाउन नहीं होता, तो वो तो होती है सोइल प्लास्टिसिटी। अब जितना इजीली यदि सोइल प्लास्ट मतलब कोई शेप में डिफॉर्म हो जाती है तो वो उससे ज्यादा प्लास्टिक है, और जो नहीं हो पाती वो इतनी ज्यादा प्लास्टिक नहीं है। लेकिन कोई सोइल को मॉडिफाई करने के लिए सबसे असेंशियल पार्ट होता है, वो होता है क्ले। क्या होता है, जितना ज्यादा क्ले होगा उतनी ज्यादा सोइल क्या होगी, प्लास्टिक होगी। ये लिख लिया आपने, ओके। तो सोइल प्लास्टिसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्ले कंटेंट। किसके, क्ले कंटेंट। जैसे जैसे क्ले कंटेंट बढ़ेगा सोइल प्लास्टिक ज्यादा होगी, जैसे जैसे क्ले कंटेंट घटेगा सोइल प्लास्टिक नहीं होगी। इसका मतलब सैंडी सोइल प्लास्टिक नहीं होती, और इसलिए सैंडी सोइल से अपन कोई भी खिलौने वगैरह नहीं बना सकते। सैंडी सोइल का आपने घर बनाए होंगे, ठीक, नहीं बनाए, आपकी होती नहीं होगी, तो मेरे उधर सैंडी सोइल होती है, तो हम घर बनाते थे, और घर बनाते थे लेकिन वो बहुत इजीली ब्रेक हो जाते थे। लेकिन आप देखिए जो खिलौने होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी के खिलौने होते हैं, वो क्ले के बने होते हैं, और क्ले के जो बर्तन होते हैं ना वो लॉन्ग टाइम तक टूटते नहीं। हमारे पास सैंडी सोइल के थोड़ा सा क्ले मिक्स करके मटका बनाते हैं, बहुत ठंडा होता है क्योंकि पोरस बहुत ज्यादा होता है, उससे पानी ठंडा होता है, लेकिन वो बहुत इजीली ब्रेकेबल है, अब बहुत इजीली टूट जाएगा वो। लेकिन यहाँ के मटके देखिए, यहाँ जो उदयपुर में मिलते हैं ना नल वाले मटके, नहीं देखे आपने, हाँ मिट्टी के, वो बहुत ज्यादा क्ले सोइल होती है और वो इजीली ब्रेक भी नहीं होते। दे फेंक के मारो सर फूट जाए, मटका ना फूटे, समझ रहे हो। तो ये होते हैं। हाँ उसमें अब बहुत अच्छा, आजकल तो केमिकल्स बिटुमिनाइट है वगैरह वगैरह, वो सारे बहुत ज्यादा यूज करने लगे, बेंटोनाइट वगैरह, तो वो बहुत ज्यादा बाइंडिंग नेचर के होते हैं। लेकिन सोइल के खुद के अंदर भी बाइंड होता है, अच्छा अच्छा इसमें कैपेसिटी होता है बाइंड करने का। लेकिन यदि अपन को सोइल को प्लास्टिक होना है, कोई सोइल प्लास्टिक तभी होगी जब उसमें एटलीस्ट एटलीस्ट 15% क्ले होगा ना, तब भी वो सोइल प्लास्टिक होगी। यदि 15% से कम क्ले है तो 101% वो प्लास्टिक हो ही नहीं सकती। कोई भी सोइल को प्लास्टिक होने के लिए फॉर सोइल प्लास्टिसिटी एटलीस्ट 15% क्ले विल बी प्रेजेंट या क्ले मस्ट बी प्रेजेंट।
तो 15% क्ले मस्ट है किसी भी सोल को प्लास्टिक होने के लिए। ओके राजा, लिख दिया? कितना परसेंट क्ले चाहिए? 50%। टाइप्स मत लिखिए, लिखिए लिमिट्स ऑफ सॉइल प्लास्टिसिटी। अब कुछ सॉइल प्लास्टिसिटीज की लिमिट्स है, और वो अटरबर्ग ने सजेस्ट की थी, अटरबर्ग, इसलिए इसको अटरबर्ग लिमिट्स भी बोलते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लिमिट्स है, लेकिन अपने लिए इंपॉर्टेंट के 3 लिमिट है। कितने लिमिट है? 3 लिमिट। फर्स्ट वन इज अपर प्लास्टिक लिमिट। अपर प्लास्टिक लिमिट, आल्सो नोन एज लिक्विड लिमिट। अपर प्लास्टिक लिमिट क्या है? अपर प्लास्टिक लिमिट क्या है कि इससे अबो यदि वाटर कंटेंट हो गया तो सोइल प्लास्टिक नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि सोइल फ्लो होने लगेगी। पानी की लास्ट कंटेंट, वो लास्ट मात्रा या मैक्सिमम कंटेंट जिसके बाद यदि पानी और मिला दिया तो अब अपनी सोइल इतनी ज्यादा कंसिस्ट नहीं रह पाएगी ड्यू टू हायर वाटर कंटेंट। अच्छा, ऐसा होता है ना, अपन जब आटा लगाते हैं, आटा लगाए तो आटे में अपन बिल्कुल इतनी पानी क्वांटिटी डालते हैं जिसमें अच्छे से गूंद जाए, रोटी अपन फुलाना चाहे, मतलब बेलना चाहे तो बेल जाए। लेकिन यदि अपन ज्यादा पानी मिला दे तो आटा क्या हो जाएगा? वो बोलते ना गरीबी में आटा गीला, तो वो गीला हो जाएगा आटा, फिर उसकी रोटी बनेगी क्या? तो वो लास्ट कंटेंट पानी का जब तक अपन रोटी बना सकते हैं, उससे ज्यादा पानी मिला दिया फिर अपनी रोटी नहीं, प्लास्टिक नहीं होगी, फैलेगी नहीं। फैलेगी क्या? अपन उसको हाँ पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो वो तो थी अपर प्लास्टिक लिमिट। लोअर प्लास्टिक लिमिट कि पानी इतना कम है या इतना है कि इससे थोड़ा भी कम हो जाए तो फिर वो भुरभुरा रह जाएगा आटा। वो हो गई आपकी लोअर प्लास्टिक लिमिट। और पानी का कंटेंट अपर और लोअर में, जितना अपर में माइनस लोअर में है, जो पानी का कंटेंट आएगा उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स। आपको आटे से सबसे अच्छा समझ में आ सकता है। देखो, अपन वो आटे लगाते हैं ना आटा, तो आटे के अंदर क्या मिक्स करते हैं? अच्छा, इसमें अपने 3 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन तो क्या है कि आटे के अंदर पानी मिलाया लेकिन कम मिला दिया, अब आटा अपना भुरभुरा रह गया, पूरा का पूरा आटे से मिक्स नहीं हुआ। एक अपन इतना ज्यादा पानी मिला दिया कि पानी और आटा गीला हो गया, अब रोटी बनेगी नहीं। इसमें से ये भुरभुरे वाला घटाएंगे तो अपने पास एक पानी का कंटेंट आएगा। पानी कितना है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है पानी का, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स। क्या बोलते हैं? तो अपर लिमिट तो क्या है? अपर लिमिट वो लिमिट है जहां से थोड़ा सा भी पानी ज्यादा ऐड कर लिया तो पानी और सोइल बहने लगेगी, वो प्लास्टिक नहीं हो सकती। और पानी की वो लिमिट जिससे मतलब थोड़ा सा कम हो गया तो अब क्या हो जाएगा कि वो भुरभुरी रह जाएगी, सोइल आपस में बाइंड ही नहीं हो पाएगी, पानी सफिशिएंट नहीं रहेगा। और इन दोनों का डिफरेंस प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो अपर लिमिट क्या होती है? लिक्विड लिमिट। इससे ज्यादा होता ही जो अपना सोइल है वो विस्कस हो जाएगा। तो ये तो होता है मैक्सिमम वाटर कंटेंट। किसी भी सोइल को प्लास्टिक बनने के लिए कितना मैक्सिमम पानी दे सकते हैं, कि उससे ज्यादा देने ही वो सोइल विस्कस हो जाएगी, वो तो होता है आपका अपर प्लास्टिक लिमिट। एंड अपर प्लास्टिक लिमिट इज आल्सो नोन एज लिक्विड लिमिट। एंड लिक्विड लिमिट इज मेजर्ड बाय
कैसा ग्रेड अपार्टस, एक यंत्र होता है कैसा ग्रेड, उससे अपन अपर प्लास्टिक लिमिट मेजर करते हैं। ठीक है, ये तो होगी आपकी अपर प्लास्टिक लिमिट। मैक्सिमम वाटर कंटेंट, इससे ज्यादा पानी अपन नहीं मिला सकते। प्लास्टिक होने के लिए मैक्सिमम जितना पानी मिला सकते हैं उसको बोलते हैं अपर प्लास्टिक लिमिट। लिख दिया? अभी तक आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं आप जनरल एग्रीकल्चर में? है कोई पास में? हाँ, तो उसको पढ़ते रहिएगा, आपको वहां से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाने में हेल्प होगी। अब ये सब पढ़ तो रखा आपने थ्योरी, वहां देखिए आपको रियल में पता चल रहा है हाँ ये सर ने पढ़ा या नहीं पढ़ा है, तो चेक तो कीजिए, मुझे रीचेक करना जरूरी है। तो आप पढ़िए थोड़ी बुक्स, ठीक है? क्या पता गलत पढ़ा रहा हूँ यार, क्यों भरोसा कर रहे हो? हैं? सेकेंड है लोअर प्लास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर प्लास्टिक लिमिट, इसको बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। लोअर प्लास्टिक लिमिट क्या है? हाँ, इससे थोड़ा पानी कम हो गया तो पानी सफिशिएंट होगा ही नहीं प्लास्टिक होने के लिए, क्योंकि प्लास्टिक होने के लिए सोइल के लिए सबसे एसेंशियल पार्ट ही वाटर है। वाटर के बिना सोइल प्लास्टिक नहीं हो सकती, तो ये मिनिमम वाटर कंटेंट है फॉर सोइल के लिए। सोइल को प्लास्टिक बनाने के लिए सबसे कम पानी की जो आवश्यकता होती है वो क्या होता है? आपने देखा ना, 3 तरह के आटे लगाते थे बहुत सारे घर वाले, मम्मी भी बोलती है आज यार आटा तूने गीला लगा लिया, रोटी बहुत बड़ी बड़ी हो रही है। नहीं, बहुत टाइट आटा, अच्छा पार्टी के लिए आटा लगाते हैं बहुत टाइट लगाते हैं, नहीं लगाते, लेकिन वो दोनों ही प्लास्टिक है। दोनों में भी अपन रोटी को फैला सकते हैं, एक में इजीली फैल जाएगी, एक में थोड़ा। इसका मतलब पानी अपन हमेशा प्लास्टिक करने के लिए बराबर डाले जरूरी नहीं, पानी की एक सीरीज है पूरी, यहां से यहां तक पानी डालेंगे तब तक तो आटा लग गया, इससे थोड़ा कम हो गया तो आटा बुरबुरा, और इससे थोड़ा ज्यादा हो गया तो आटा बहने लगेगा। वो पूरी लिमिट आपकी क्या है? लोअर एंड अपर प्लास्टिक लिमिट। और जब अपन अपर प्लास्टिक लिमिट से लोअर प्लास्टिक लिमिट को माइनस कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स और प्लास्टिसिटी नंबर। तो थर्ड नंबर क्या है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स और नंबर। It is the numerical difference between water content present at upper plastic limit and lower plastic limit. क्या है? It is numerical difference in water content लिख दिया। तो अपर प्लास्टिक लिमिट में जो पानी है उसमें से आप लोअर प्लास्टिक लिमिट में जो पानी है वो घटाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा?
plasticity index. So it is numerical difference in water content between upper plastic limit and lower plastic. ठीक है, आगे समझ में पक्का? सबसे ज्यादा एसेंशियल क्या है प्लास्टिक होने के लिए सोइल? फर्स्ट तो क्ले, सेकंड वाटर. क्ले 15% से ज्यादा होना चाहिए और पानी होना चाहिए अंदर. बिना पानी के कोई सोइल प्लास्टिक नहीं हो सकती. अब क्ले सोइल है, प्लास्टिक तभी होगी जब पानी मिलाएंगे. ठीक है. एंड टाइम हो गया यार, पता नहीं चलता. 7-8 नंबर पे लिखिए सोइल क्रस्टिंग. सोइल क्रस्टिंग समझ में आ रहा है ना? हाँ यार आ सकता है, क्योंकि मैंने 1-2 को पढ़ाया तब भी आ रहा था. ये अकेले बच्चे आए, सबसे पहले तो अकेले आया था. फर्स्ट क्लास में कौन आया था? 2 जने आए थे, तुम दोनों है ना. तभी शुरू हुई क्लास. फिर ये जुड़े, फिर आप आए, फिर ये भैया आते थे, पता नहीं दिखते थे बाहर लेकिन अंदर नहीं देते क्लास में. फिर ये दोनों बच्चे आए. अब तो सही चल रहा है. अब तो बनेंगे यार. कल रिजल्ट भी आ गया आपने, मतलब फाइनल कॉलेज अलॉटमेंट हो गई, पूरा आरसी भर गया उदयपुर की कोचिंग से. आरसी में उदयपुर में जितनी कोचिंग है ना, उनसे ही पूरा आरसी भर गया है. आरसी में जितने बच्चे आए ना पीजी में, वो वहीं से आए जो उदयपुर कोचिंग कर रहे थे. ठीक है, 1-2 बच्चे होंगे जो सेल्फ स्टडी वाले आए होंगे. मतलब कोचिंग है करती है नहीं. और अपने यहाँ की कोचिंग के बहुत सारे बच्चे गए. मेरे डिपार्टमेंट में 3 आए. मैं कल देख रहा था अपने यहाँ के जो उसमें प्रसार के लिए बनाते हैं ना पोस्टर्स बच्चों के, यहाँ पैम्पलेट्स, तो उसमें मैं देख रहा था. तो 3-4 बच्चे मेरे डिपार्टमेंट में सोइल में. और अच्छा बात है कि यहाँ के बच्चे जा रहे हो. और तुम भी क्या पता कल को हाँ आरसी में घूम रहे हो, शैतानियाँ कर रहे हो, रैगिंग ले रहे हो बच्चों की. ए नाम क्या है तेरा फर्स्ट वाला? गर्दन नीचे कर. नहीं, सोइल क्रस्टिंग अपन कल पढ़ेंगे. और वो हरीश सर की क्लास इसलिए नहीं हो रही कि उनका फाइनल सबमिशन चल रहा है थीसिस का. तो फिर क्या है, मंडे से हमारे आरसी के सारे स्टाफ धरने पे जा रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं सारा स्टाफ.